आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी के लिए जीएस का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसका कि आप लोग के एग्ज़ाम में अच्छा खासा वेटेज है। देखिएगा तो जीके और साइंस का पोर्शन मिला के टोटल 75 क्वेश्चन आने हैं, तो उसी का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें इस प्रैक्टिस सेट में वैसे क्वेश्चन डले हुए हैं जो कि जनरली कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा हुआ है भी, जैसे इंटर स्तरीय का जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है या पुलिस का है, तो कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में आया हुआ है, जिस वही सब क्वेश्चन डला हुआ है जीके का। तो चलिए साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा, जिसका भी आंसर आप लोग को पता होगा कोशिश कीजिएगा देने का, अन्यथा साथ साथ देखते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो क्या था, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर था। याद रखिएगा कि सबसे बड़ा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो ही था। एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे बड़ा स्थल कौन है, भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो राखी गढ़ी है, जो कि भारत में पड़ता है, मतलब सबसे बड़ा स्थल, लेकिन नगर जो है वो मोहनजोदड़ो ही है। और अब पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो पड़ता है, ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया अब। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है। तो सही जवाब होगा मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है कि श्वेतंबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। तो जानते हैं कि जैन धर्म ही जो है आगे चलकर वो दो शाखाओं में बढ़ जाती है, श्वेतंबर और दिगंबर। तो ये जैन धर्म की ही जो है शाखा है। तो श्वेतंबर वाले जो होते हैं वो श्वेत कपड़ा पहनते हैं, और दिगंबर वाले लोग वो नग्न ही रहते हैं। तो ये जैन धर्म के ही शाखा थे। अगला क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो जानते हैं कि बारडोली सत्याग्रह के जो प्रमुख नेता थे ये कौन थे, तो सरदार पटेल थे। इन्हीं आंदोलन के सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं और बाद में गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा वो बारडोली सत्याग्रह से कौन जुड़े हुए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं आंदोलन के बाद गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। एक मिनट, थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, अब ठीक है, बेटर है। अगला क्वेश्चन है कि खान अब्दुल गफ़ार खान को और किस नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं कि खान अब्दुल गफ़ार खान को जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो सही जवाब होगा सीमांत गांधी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो लॉर्ड एलेनबरो जो है, लॉर्ड एलेनबरो तो ये तो दास प्रथा का अंत जो है वो लॉर्ड एलेनबरो ने किया था। तो ये तो हो जाएगा दास प्रथा का अंत, और सिंध का विलय किया था लॉर्ड एलेनबरो। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, तो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है वो किसको कहा गया, तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारत का प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका ऐसे कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं रहा, ये थोड़ी 1 साल के लिए ही बना था। कब, लगभग 1935 से 36 रहा था ये। और उस समय जो प्रेस की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी, इसलिए जो इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो वो कौन थे, मेटकॉफ। लास्ट वाला भी ये नाम याद रखिएगा, तो काफ़ी है मेटकॉफ, जिसको कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का भारत रचना की थी, आर्थिक निष्कासन सिद्धांत दिया था। तो वो दादा भाई नौरोजी थे। तो जानते होंगे कि दादा भाई नौरोजी ने ही आर्थिक निष्कासन सिद्धांत दिया था। और इसमें ये था कि कैसे ब्रिटिश काल में जो है ब्रिटिश सरकार के काल में जो भारत का जो आय है, इनकम, वो भारतीयों के बीच ना रह के वो किस तरह ऐसा सिस्टम बन गया कि वो ब्रिटिश के हाथ में ही जा रहा है। तो उसमें ये बताया गया था कि कैसे इंडिया का धन जो है वो ब्रिटिश जा रहा है। तो वो दादा भाई नौरोजी का ही था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गाना सारे जहाँ से अच्छा, तो सारे जहाँ से अच्छा ये किसने गाया था, या कहे तो किसने लिखा था, तो मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था, ये रचना की गई थी। तो सही जवाब होगा मोहम्मद इकबाल द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। आई थिंक आप लोग को आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए गए। तो जानते हैं कि भारत में एलपीजी क्या होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 3 चीज़ें सब नई आर्थिक नीति लाई गई थी इंडिया में। कब लाई गई थी, 1991 में। तो उसी तरह पूछ रहा है कि ये चीन में कब हुआ था। तो याद रखिएगा चीन में
भारत से पहले हो गया था, यानी 1976 में ही ये चीज़ें लाई गई थी चीन में, और अपना इंडिया में 1991 में आई थी नई आर्थिक नीति के तहत लिबरलाइजेशन, जिसको कि हिंदी में आई थिंक उदारवादी और एक मिनट उदारवादी कहते हैं, हाँ उदारवादी और निजीकरण और वैश्वीकरण, तो ये तीनों चीज़ लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट 9 नंबर, 54 से 56 में क्रीमिया युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो जानते हैं कि क्रीमिया युद्ध जो ये रूस और तुर्की के बीच हुआ था। ये जो युद्ध थी वो क्रीमिया की युद्ध वर्ल्ड फेमस युद्ध है, जो कि रूस और तुर्की के बीच हुआ था। काला सागर के आसपास ये क्षेत्र पड़ता है जहाँ ये युद्ध हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जानते हैं कि संविधान सभा के टाइम, मतलब जब भारत का संविधान का निर्माण चल रहा था तो उसमें कई सारी समितियां बनाई गई थी। तो उसमें अक्सर आपसे सवाल पूछेगा जैसे कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके कौन हो जाएंगे? ये आपके जवाहरलाल नेहरू थे इसके संघ। और प्रारूप समिति के कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो और एक दो समिति इम्पोर्टेंट है जिसका कि आपको आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो उसको याद कर लीजिएगा। जैसे संघ शक्ति समिति का जवाहरलाल नेहरू, और झंडा समिति के कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो जानते हैं कि मूल प्रस्तावना में जो था उसमें जो है 3 नया शब्द जो जोड़ा गया था। उसमें एक समाजवाद हो गया, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है ये 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? तो 1976 में जो हुआ था, इसके तहत जोड़ा गया। याद रखिएगा, ये 3 शब्द अक्सर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि वो कौन से शब्द थे जो मूल प्रस्तावना में नहीं था। तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इसको बाद में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो जानते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली, इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के तहत मतलब उसके तहत काम करेगी, उसके अंतर्गत काम करेगी। तो इसी को संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ये कहाँ से ली गई? तो ये ब्रिटेन से जो है अपने संविधान में जोड़ा गया था। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया? तो ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, और ये कौन सा किस देश से लिया गया था हमारे संविधान में? इस वाला पोर्शन को भी अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे एकल नागरिकता भी जो है वो ब्रिटेन से ही लिया गया, मौलिक अधिकार US से लिया गया, और कई सारा चीज़ बहुत सारा चीज़ कनाडा से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो इस तरह से चीज़ें देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति, इसके अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। लेकिन अंतरिम सभापति क्या होता है कि मतलब तत्कालीन थोड़े समय के लिए, और मतलब वो अस्थाई बोल सकते हैं। तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, क्योंकि सबसे सीनियर जो थे ये यही थे। तो ऐसी मान्यता रखते हुए कि जो सबसे सीनियर है उनको थोड़े टाइम के लिए बनाना चाहिए, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था अंतरिम सभापति। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। तो जानते हैं कि जब किसी आदमी का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकती है। तो वही पूछा जा रहा है, तो किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? तो एक मिनट, तो वो आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट दोनों के द्वारा रिट जारी किया जाता है। तो इसमें कई बार आई थिंक आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट BCS लेवल के एग्जाम में पूछता है कि कौन से आर्टिकल के तहत करता है। तो आर्टिकल 32 के तहत याद रखिएगा, 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, और आर्टिकल 126 के तहत जो है वो उच्च न्यायालय द्वारा जो मतलब हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी किया जाता है। तो ये था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है? तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हाँ तो सही जो जाकिर हुसैन तो ये भारत के जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो यही आपका सही जवाब होगा, और सही ही चुनने को बोलना। तो जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और ये कौन से नंबर पे बने थे? ये आई थिंक 1966 से बने थे, 66 से इनका कार्यकाल था।
और ये याद रखिएगा कि ये ऐसा मतलब ये पहले भारत के राष्ट्रपति थे जिनका देहांत जो है यानी मृत्यु जो है वो इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, यानी सब ये पोस्ट पे थे उसी समय हुआ था इनका मृत्यु। और ये अपना 5 वर्ष पूरा भी नहीं कर पाए थे, 1966 से जो 69 तक रहे थे ये। और ये भारत के तीसरे और मुस्लिम में पहले राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया, तो 6 वर्ष। लेकिन याद रखिएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य को जो है वो बदला जाता है, यानी नए सदस्य को उसकी जगह नियुक्त किया जाता है 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में। और इसमें 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो और अभी जो सीट है उसमें कितनी है, 245 है। और हाईएस्ट कितनी हो सकती है, अधिकतम 250 हो सकती है। और राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी। तो ध्यान रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति जो थे वो किस प्रकार की राज्य संरचना की सिफारिश की थी, तो वो त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। और वही आजकल चलता भी है। जैसे देखिएगा जिला स्तर पर जिला परिषद हो गया, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति हो गया, और ग्राम स्तर पे जो ग्राम पंचायत होती है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी। बट इसमें पूछ रहा है 44वें 42वें, आई थिंक पता नहीं, ऑप्शन बाय मिस्टेक दिया गया। बट आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कौन सा स्तरीय, तो वो याद रखिएगा त्रिस्तरीय था। जिला स्तर पे, फिर जाकर प्रखंड स्तर पे और ग्राम स्तर पे त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। और इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो वो आपसे पूछ सकता है, वो कई एग्जाम में पूछता है। तो संवैधानिक दर्जा जो है इनको 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। खाली ईयर याद रख लीजिएगा कि 1992 में, एक मिनट बस ईयर याद रख लीजिएगा कि 1992 में जो है पंचायती राज को बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पे जो इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया, मतलब कर दिया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, तो ये राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, यानी इसके विषय में सही नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। यदि कोई राज्य की नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। तो इसमें सही नहीं चुनने के लिए बोल रहा है। तो आप अगर आपको पता होगा, याद होगा ध्यान में, तो आप जानते होंगे कि ये वैधानिक मतलब बाध्यकारी यानी वैधानिक अथी नहीं है, कानूनी रूप इसका नहीं है। ये सिर्फ जो हमारा देश का कानून निर्माण करेगा वो इसका आधार बना के करेगा, जो इसमें चीज़ें बताई गई उसको ध्यान में रखते हुए करेगा। तो इसको जो है न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन ही इनके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा कि इसको, क्योंकि गलत चुनने बोल रहे हैं और ये गलत ही है, इसके विरुद्ध न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता है। अगला ऑप्शन था कि गांधीवाद की राजनीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व। तो याद रखिएगा कि गांधीवाद जो पंचायती राज व्यवस्था देख रहे हैं या कुटीर उद्योग, इसकी भी राज्य की DPSP में जो है चर्चा की गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी बात सही है कि ये नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। हाँ, ये भी सही है कि ये बाध्यकारी नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जवाब होगा फर्स्ट ऑप्शन कि न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता है। तो ये सही जवाब होगा। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई। तो जानते हैं कि कन्नड़ भाषा जो है ये एक शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा क्या होती है, जिसका इतिहास जो है 1500 से लेकर 2000 साल पुराना तक, मतलब पुराना हो, तो उसको शास्त्रीय भाषा में रखा गया उसके संरक्षण के लिए। तो उसमें कन्नड़ भाषा भी शास्त्रीय भाषा आती है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि होती है। तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी होती है। तो आप लोग जानते हैं जैसे पृथ्वी भी जो है वो दो गति करती है, एक घूर्णन एक परिक्रमण। तो पृथ्वी घूर्णन गति जो है वो कितना देर में करती है, तो 23 घंटा 56 मिनट और कुछ सेकंड लगता है, 4 सेकंड से आई थिंक 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगती है। तो उसी तरह पूछ रहे चंद्रमा को कितना लगता है। तो याद रखिएगा चंद्रमा को 28 दिन लग जाता है। और चंद्रमा क्या है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो इसमें यही जानना था और इसको 28 घंटा
सॉरी 28 दिन लगता है घूर्णन करने में, काफ़ी धीमे गति में करती होगी, जबकि पृथ्वी जो है वो 24 घंटा में ही एक घूर्णन गति मतलब पूरी कर लेती है एक। अगला क्वेश्चन कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े? तो पेशावर और काबुल ये अफगानिस्तान तरफ पड़ती है, तो ये किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो खैरव दर्रा की वजह से जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, पेशावर और काबुल के बीच खैबर दर्रा पड़ता है, इन्हीं से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है, तो हिमखंडों यानी ग्लेशियर का पिघलने का क्या मुख्य कारण है? तो जानते हैं कि भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण, यानी भूमंडलीय ताप जो है वो बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघल रही है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है, तो ध्यान में रखिए, याद होगा तो आपको। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, तो ये दक्षिण अमेरिका की पूछ रही है, तो आपको याद होगा कि दक्षिण अमेरिका में कौन सी नदी पड़ती है? तो अमेजन पड़ती है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी जो है ये सबसे बड़ी नदी है। और एक सबसे लंबी नदी वो नील नदी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि लंबी नदी जो है यानी लेंथ में जो है वो लंबी नदी नील नदी है, लेकिन सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है, और ये दक्षिण अमेरिका में ही पड़ती है, जबकि नील नदी जो है ये आपका पड़ता है कहाँ है? अफ्रीका में पड़ता है। तो ये था सवाल। अगला क्वेश्चन है इल्गू क्या है? तो इल्गू क्या है? 25 नंबर है ना। तो इल्गू जो है ये जो बर्फीला इलाका होता है ना, जैसे आर्कटिक अंटार्कटिक ध्रुव वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर रहती है बर्फ़ वाले, तो वहाँ जो घर जो बना होता है ना उसी को इग्लू कहते हैं। जैसे जो निवास मतलब वो गुंबद के आकार का जो बनाता है, छोटा छोटा घर गुंबद आकार का, उसी को इल्गू कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी होता है जो कठोर बर्फ़ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। एस्किमो क्या होता है कि ये घुमंतु जनजाति है जो कि बर्फीले क्षेत्र में रहता है। तो इसका सही जवाब होगा कि गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी होता है जो कि कठोर बर्फ़ की सिल्ली से बना होता है, और उसमें एस्किमो रहते हैं। एस्किमो यानी घुमंतु जनजाति लोग रहते हैं। तो ये था ये सवाल, आगे देखते हैं। आगे कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो अगर आप पिछला सेट देखे होंगे तो, क्योंकि इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुकी है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कोशिश कीजिएगा उसको भी देख लेने के लिए, क्योंकि उसमें भी अच्छे क्वेश्चन काफ़ी थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो उसको भी कोशिश कीजिएगा देख लेने का। बाकी उसमें भी ये उस सेट में प्रीवियस सेट में भी आया हुआ था कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरे थे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा ये सब से गुजरती है, ओडिशा से नहीं गुजरती है। आपको वो जो चार्ट लिस्ट याद कर लेनी है कि जो भी मतलब कितने 1 मिनट, जैसे 8 राज्य से गुजरती है, बाकी का जो नहीं गुजरती है वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार लीजिएगा, बाकी आपको 8 स्टेट याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? तो भारतीय में जो मानक समय का जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और ये कितना डिग्री है? तो ये 82 डिग्री देशांतर है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर है। तो याद रखिएगा, इसमें मिर्ज़ापुर भी कहीं कहीं ऑप्शन दिखेगा, तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर में, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़े के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य। सिंपल सा याद रखिए कि सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य जो है भारत में वो आंध्र प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद शायद मध्य प्रदेश पड़ती है, और फिर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद शायद आई थिंक यूपी होगी, बट सबसे ज़्यादा जो है वो आंध्र प्रदेश में होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो इसका जो है
प्रारंभ वो 1966 में खरीफ ऋतु में हुई थी। ये बात तो सही है कि 1966 में ही हुई थी। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ। ये भी सही है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीजों का यूज़ करना कहा गया। प्रारंभ में इनका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। ये भी सही है। और बोल रहा है ये केवल चावल के उत्पादन के लिए ये केवल चावल के उत्पादन में सफल थे, तो ये नहीं, क्योंकि देखिए हरित क्रांति जब हुई थी तो कई सारा फसल के उत्पादन में जो है वृद्धि हुई थी। और सबसे ज़्यादा तो इनफैक्ट गेहूं में हुई थी। सबसे ज़्यादा जो देखिएगा उत्पादन में वृद्धि वो गेहूं में हुई थी। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ये। सिर्फ चावल में ही नहीं और भी सारा फसल था, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और भी थे। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बट इसे देखिएगा तो ऊपर वाला सही है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पूछता है कि ये इसके हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं, तो वो एम एस स्वामीनाथन थे। तो वो भी ध्यान में रखिएगा कि एम एस स्वामीनाथन जो है इनके जनक थे। अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। एक मिनट, कई बार क्या होती है ना, क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। रिकॉर्ड होती है मतलब वॉइस नहीं आ पाती है, तो उस वजह से बीच बीच में चेक करना रहता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि पूछ रहे हैं ना, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो मेघालय में हुआ था 2011 का जो जनगणना के अकॉर्डिंग मेघालय में सबसे ज़्यादा हुआ था। और सबसे कम देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि देखा गया। और सबसे जो संख्या घनत्व होता है वो भी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का ही है, जो कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितना 17 लोग ही रहते हैं। और सबसे अधिक बिहार का है जो कि 1106 है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है। यानी राष्ट्रीय आय का चक्राकार का जो प्रभाव आकार घटता है तो वो आयात की वजह से घट सकता है। ध्यान रखिएगा कि आयात की वजह से राष्ट्रीय आय जो है वो घट सकता है, क्योंकि आयात में आप ज़्यादातर चीज़ें जो वो बनाई आप बाहर से इंपोर्ट कीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आप नहीं उत्पादन कर रहे हैं, नहीं यहाँ के आदमी को रोज़गार मिल रहा है, तो उससे राष्ट्रीय आय ओवरऑल घटेगी। तो याद रखिएगा कि आकार घटती है राष्ट्रीय आय का वो आयात की वजह से, यानी ज़्यादा चीज़ें मंगाने से। निर्यात क्या होता है, किसी मतलब जो चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट यानी बाहर कर रहे हैं, भेज रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया उसमें बताया गया कि करों की वसूली के लिए जो है वो नागरिक जिम्मेदार था। तो सही जवाब इसलिए इसका होगा नागरिक जिम्मेदार था। अगला क्वेश्चन है कि गालिब थे। तो जानते हैं कि शायर का दुनिया का एक काफ़ी मतलब आज भी उनका नाम जानता है, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब कौन थे, तो ये उर्दू और फ़ारसी भाषा के कवि थे, याद रखिएगा। और ये लास्ट मुग़ल बादशाह जो थे, लास्ट मुग़ल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफ़र, उन्हीं के दरबारी कवि थे। तो गालिब कौन थे, तो ये कवि थे और लास्ट मुग़ल बादशाह के दरबारी कवि थे ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है। तो रिजर्व नंदा देवी जो इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। तो ये नंदा देवी कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में पड़ती है। तो सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अगला देखते हैं 35 नंबर की, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को 1 मई को ही मनाया जाता है। और इसमें हुआ था कि अमेरिका में जो है वहाँ का जो मजदूर का यूनियन था, उन्होंने इसी डेट को लगभग कब की बात है, ये 1889 की भी बात है। उस समय ये तय किया गया कि मज़दूर को 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं मतलब करवा सकते हैं उससे। तो ये इसीलिए दिन के मतलब इसी दिन को जो है 1 मई को ही इसलिए इस मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली से की आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है। कौन सा कथक, अच्छा कथक कौन सा जो है कथक घराना उसने, तो कथक जानते हैं कि ये कहाँ का है, तो लखनऊ यानी यूपी का है। तो लखनऊ घराने जो है इससे काफ़ी जुड़ाव रखता है कथक से, क्योंकि जानते हैं कथक जो है ये यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके का खोज किया। तो प्रथम बार जो टीके का खोज किया वो कौन थे, तो एडवर्ड जेनर। जो एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने पहली बार चेचक के जो टीके होते हैं उनका खोज किया। चेचक आई थिंक जानते होंगे, वो गाँव घर में इसे
गोसाई बाबा कहा जाता है, छोटा बड़ा ही ऐसे पिंपल्स टाइप का जो निकलता है। तो एडवर्ड जेनर ने ही जो पहली बार जो है वो चेचक के टीकों का खोज किया था। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थिति होती है, मतलब कौन से कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जानते हैं कि कोशिका क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है। तो ये सेल्यूलोज और फैक्टोज का जो है एक मजबूत आवरण होता है, जो कि ज़्यादातर पादप और जंतु वगैरह में पाया जाता है, लेकिन जीवाणु पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जीवाणु कोशिका में ये जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। अपन लोग कहते हैं जो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वो पेड़ पौधे के जो है मजबूत आवरण जो बाहर देखते हैं वही को कोशिका भित्ति होती है, तो वो जंतु में नहीं पाया जाता है। पूछा भी यही था। अगला क्वेश्चन है कि उपास्थि एक संयोजी ऊतक है। तो उपास्थि एक संयोजी, ये कोमल होता है, कोमल नाम नहीं समझ लिए, कोमल यानी कोमल उपास्थि एक संयोजी ऊतक है, क्योंकि ये देखिएगा तो कान वगैरह में पाया जाता है, जो कान में हड्डियाँ होती है वो कान नाक ये सब जो सॉफ्ट वाला भाग होता है वही, तो याद रखिएगा ये कोमल ऊतक होती है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। तो मनुष्य में जो पित्त का उत्पादन कहाँ होता है, तो ऐसे तो याद रखता है कि पित्त जो है पित्ताशय से निकलती है, लेकिन पित्त जो है वो जिगर यकृत से निकलती है, यकृत को ही जिगर कहते हैं। तो यकृत से निकलती है और जाके यकृत से निकल कर और पित्ताशय में जाके जमा होती है, लेकिन निकलती कहाँ से, उत्पादन कहाँ से होती है, तो यकृत जिगर से निकलती है और पित्ताशय में जाके जमा होती है। अगला क्वेश्चन की 41 रुधिर परिसंरचना तंत्र की खोज किसने की। तो रुधिर परिसंरचना तंत्र की खोज किसने की, तो ये आपका था विलियम हार्वे। इनका खोज करने वाले कौन से थे, तो विलियम हार्वे ने इनका खोज किया था। आई थिंक आपको क्लास में मज़ा आ रहा होगा। जिस भी सवाल का जवाब जानते हैं तो साथ साथ कोशिश कीजिएगा, बाकी हम लोग देखते भी जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये क्लास लाइव तो हो नहीं रही है, एक तरह से रिकॉर्डेड है, तो अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पे जो भी क्वेश्चन इसमें कराया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटा हड्डी का नाम बताइए। तो गले की उदर तलीय मध्य रेखा का पर जो चपटा हड्डी का नाम होता है वो क्या होते हैं, तो वो ब्रेस्ट बोन होता है। ये आप देखिएगा तो गले यानी क्या कहेंगे यार, एक मिनट में आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। छाती के मध्य में जो एक लंबी सी रेखा निकलती है ना, उसी को कहते हैं ब्रेस्ट बोन, और यही पूछा भी गले के उत्तर तलीय मध्य रेखा पे। आप लोग इसके लिए थ्योरेटिकल क्लास किए होंगे तो आई थिंक आपको बेटर समझ में आ रही होगी, अन्यथा कोई नहीं। साइंस में थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल क्लास की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने से शायद थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल पड़ जाती है, बट जीके का नॉर्मल देखिएगा 800 वगैरह का क्वेश्चन, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हमारे साथ लगा रहे हैं तो आप काफ़ी आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा, बट साइंस के लिए थोड़ा सा आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देते हैं जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषता को आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है। तो ये भी साइंस का क्वेश्चन है, बाकी आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण। तो पोलियो और चेचक बीमारी का होने का क्या कारण है, तो विषाणु की वजह से होता है, तो इसलिए साइज जवाब होगा विषाणु। अगला क्वेश्चन कि वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है। तो जिसमें बीज हो वो फलों के भीतर होता है, यानी जैसे बहुत सारी चीज़ में, जैसे मटर हो गया, आम हो गया, नारियल, इस सब में तो बीज, जैसे आम हो गया, आम में तो बीज जो है बीच में ही होता है, तो इसको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो सही जवाब होगा एंजियोस्पर्म। वह पादप जिसमें बीज हो तो भीतर होता है, मतलब फलों के बीच में होता है, उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वाशियोर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो ये क्वाशियोर बीमारी जो है ये आपका प्रोटीन और नॉर्मल कैल्शियम की जो कमी हो जाती है इसको कुपोषण कहते हैं, तो वो प्रोटीन की वजह से ही होती है। तो याद रखिएगा कि क्वार जो होती है बीमारी ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है। तो ओजोन मंडल का जो क्षय बोल रही है
मतलब जो परत उसका नष्ट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, तो एक बड़ी फेमस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जानते होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है ओजोन परत का नष्ट हो रहा है। ओजोन परत कौन सी किरण को आने से रोकती है हमारे पास, तो परावैंगनी किरण, जो कि काफ़ी हार्मफुल होती है, उसी से हम लोग को बचाती है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है जो कि परावैंगनी किरण से बचाती है। अगला क्वेश्चन है भार का एसआई मात्रक। तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होती है। तो सही जवाब होगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। यानी स्थिर गति में, एक मिनट, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का त्वरण होता है, तो वो चर त्वरण होता है, यानी कांस्टेंट त्वरण होती है कि एक ही गति, मतलब एक ही मोशन में, जो एक ही गति में जो है वो वृत्ताकार पथ पर घूम रही है। अगला क्वेश्चन है कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर घंटा कर देता है, बल का मान होगा। तो बल का मान पूछ रहा है ना, तो बल बराबर जो है फोर्स बराबर क्या होती है, तो डेल्टा पी जानते होंगे, डेल्टा पी बाय आई टी होता है, जो कि डेल्टा पी क्या होता है, तो P2 माइनस P1 बटे टी होती है, ये फॉर्मूला इसका होता है। तो P2 कितना दिया हुआ है 36 हो जाता है, और P1 कितना है 18 हो जाता है, तो और टाइम कितना है, तो 100 सेकेंड होता है, 100 सेकेंड टाइम दिया हुआ, तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका, एक मिनट, अब पहले इसको हमको चेंज करना पड़ेगा ना, किलोमीटर पर आवर को जो है वो आपको चेंज करके मीटर पर सेकेंड में लाना पड़ेगा। तो इसका जो ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा, यही इसी फॉर्मूला पे आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 0.09 न्यूटन, ये 0.05 न्यूटन आएगा। ये नॉर्मली कर लें, 0.09 न्यूटन आ जाएगा इसका सही आंसर, जब इस फॉर्मूला पे कैलकुलेट कीजिएगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था, बस इसको ये किलोमीटर पर आवर को जो है मीटर पर सेकेंड में बदल लेने हैं दोनों को, और फिर जाकर नॉर्मल कैलकुलेशन कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो कि सबसे कम होती है, तो वो कितनी होती है, तो वो जो है 455 पे पावर पर माइनस 390 NM, तो ये सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो लाल रंग का होता है तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक लाल रंग का और सबसे कम बैंगनी का, जो कि 455 पे पावर माइनस 390 NM। अगला क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि पर क्या प्रभाव, तो ध्वनि पर क्या, तो ध्वनि का जो गति है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है वेग जो है ध्वनि का वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर कि उष्मा का एसआई मात्रक होता है। तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या होती है, तो वो जूल होता है, तो सही जवाब होगा उष्मा का एसआई मात्रक जूल। अगला क्वेश्चन है कि आसमान का रंग का नीला रंग होने का कारण है। तो कोई भी कलर से रिलेटेड पूछेगा ना, आसमान का रंग नीला, या आपसे पूछेगा सुबह और शाम के टाइम वो लालिमा दिखाई देना, ये सब किसके वजह से होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, तो सही जवाब होगा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, आई थिंक जानते होंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन वही होता है प्रकाश का विचलन जो प्रिज्म से गुजरती है, तो कई सारे रंगों में विचलित हो जाती है, और जो जब जिसका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है वो दिखाई देती है, बाकी सब गुम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक क्रिया जो एनोड पर होती है। तो जानते हैं कि कैथोड और एनोड होती है। एनोड क्या होती है, प्लस होती है, और कैथोड माइनस होती है। तो एनोड पे जो होती है वो ऑक्सीकरण होती है एनोड पे, और कैथोड पे क्या होता है वो अपचयन होती है, और उपचयन जो है ऑक्सीकरण जो है वो एनोड पे होती है, तो इसका सही जवाब होगा एनोड पे ऑक्सीजन होती है और कैथोड पे उपचयन। अगला क्वेश्चन है कि 56 नंबर कि तापमान और दबाव का समान परिस्थिति में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। ये कौन सा नियम है, तो ये कौन सा नियम है, एवोगैड्रो का जो नियम है वो कुछ इसी प्रकार है
कि जब तापमान और दबाव दोनों सेम रहेगा तो किसी कंटेनर, सपोज़ कीजिए एक ये 5 kg का टंकी है गैस का और ये 5 kg का टंकी है, तो दोनों में अगर समान ताप और दाब रहेगा तो दोनों में जो गैस का अणु की जो संख्या होगी वो दोनों बराबर होगी और आयतन भी बराबर रहने पर। तो यही इसी तरह का कुछ था इसका। तो ये एड्रोगेवो का नियम था, तो सही जवाब होगा एवोगैड्रो का नियम। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है। तो द्रवावस्था पे रहती है, इसको देख के आप लोग पारा मरकरी नहीं मार दीजिएगा, ये क्योंकि धातु है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये धातु है, पारा जो है धातु है। वो धातु पूछा है तो ब्रोमीन वो धातु जो होती है, ब्रोमीन को धातु, और ये कमरे के तापमान पर टेम्परेचर पे जो द्रवावस्था में रहती है। तो वो धातु में ब्रोमीन और धातु में मरकरी आ जाएगी सही आंसर, तो इसका ब्रोमीन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना बोल रहा है। तो जानते हैं कि परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या दी हुई है 16, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 32 दी हुई है, तो 32 में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे, 16 घटा देंगे तो 16 बचेगा, 16 ही आपका न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो सही जवाब होगा 16। एक मिनट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो जानते हैं कि अक्रिय गैस में कितने हैं, टोटल 6 गैस आते हैं ना। तो अक्रिय गैस में हाइड्रोजन गैस नहीं है, बाकी नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, ये सब से अक्रिय गैस आता है। तो हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, तो सही जवाब होगा ये। अगला क्वेश्चन कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना को। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO जो है कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो बिना बुझा हुआ जो है, बिना बुझा हुआ तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ का क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक मिनट यार, पेन निकालना रहता है उसके बाद जाकर लिखना रहता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना का होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अक्रिया, ये तो देख लिया ना, पूछ रहा है कि Xe2O2F2 की आकृति होगी, इसकी जो आकृति बनेगी वो आपका सीसॉ की शेप का बनेगा, सीसॉ के शेप का बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा सीसॉ का। ये किसी एग्जाम में आया होगा इसलिए डाला गया था, बाकी आपको उतना लोड नहीं लेना, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यानी जनरली पानी क्या ऊपर से नीचे की ओर आता है, लेकिन पौधे में क्या वजह है जो पानी जड़ से तने तक जाती है, तो इसका वाष्पोत्सर्जन की वजह से सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या मतलब, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य गलत कथन छांटने के लिए बोला, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होती है, जो उल्टा हो सके। जैसे आप किसी आटा को रोटी बनाएं और फिर से रोटी से फिर आटा बन जाए, अगर वो ऐसा होता तो ये उत्क्रमणीय कहलाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, इसमें ऐसा नहीं होता। तो रासायनिक प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है, उत्क्रमणीय ये नहीं होता है, तो यही गलत हो जाएगा कि उत्क्रमणीय नहीं होता है, बल्कि भौतिक परिवर्तन जो होती है ना, उसमें आप जैसे लोहा हो गया उसको पीट पाट के कोई और शेप दे दीजिए, फिर उसको पिघला के कुछ और शेप दे दीजिए, तो वो हो सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, जी ऊर्जा का भी परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तन होता है, ये भी होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन उत्क्रमणीय नहीं होता है, मतलब वो फिर से पुनः पदार्थ नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कावोरेंडम क्या है। तो कावोरेंडम जो है ना, ये आपका सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है, ये सिलिकॉन कार्बाइड इन्हीं का नाम होता है कावोरेंडम, इन्हीं का दूसरा जो नाम हो वो कावोरेंडम है। और ये एक ठोस धातु है, हीरा की तरह ही होता है, और इसका यूज़ भी उसी तरह का काटने कूटने में होता है, मतलब ठोस काफ़ी पदार्थ होता है ये। तो सिलिकॉन कार्बाइड का ही नाम
का वो रैंडम है। तो सही जवाब होगा ये। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन 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 तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा किण्वन वही प्रक्रिया होता है ऑक्सीजन के मतलब अनुपस्थिति में जो है किया जाता है। तो ये अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए क्या पद्धति है। तो इसका जो यूज़ होता है ना किण्वन का, वो इसमें होता है। ये अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति जो है ये किण्वन के द्वारा ही होता है। तो ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नील क्रांति डैश से संबंधित है। तो नील क्रांति जो है जैसे हरित क्रांति वो फसल से था, उसी तरह नील क्रांति जो है वो किससे, और एक रजत क्रांति वो आपके मुख्य एग्जाम जो 2017-18 में पेपर हुआ था उसमें 2-3 सेट में ये रजत क्रांति का पूछा था कि रजत क्रांति किससे संबंधित है। अगर आप मेरे साथ प्रीवियस सेट देखे होंगे तो आपको पता होगी, और आपको आई थिंक पहले वही देखनी चाहिए थी। अगर देख लिए तो अच्छी बात, कहीं से भी अगर प्रीवियस ईयर आप देख लिए तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको देखनी चाहिए कि आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसीलिए उसमें पूछा भी गया था, उसमें रजत क्रांति का पूछा था और 1-2 क्रांति का पूछा था, स्वर्ण क्रांति का भी पूछा था। तो और सारे क्रांति का जो लिस्ट है आपको एक बार अच्छे से करके जाना है। तो नीली क्रांति क्या थी, तो ये मछली से संबंधित है, चूँकि मछली जल में रहती है और जल को नीला कहा जाता है। नीला मतलब सिंबॉलिक तौर पे नीला, और दूर से नीला ही दिखाई देती है, तो इसलिए नीली क्रांति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो है आपको बुद्ध वाला चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ, इनका ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ, इन्होंने सबसे ज़्यादा ज्ञान कहाँ दिया था सारनाथ में, और इसमें बोला ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये बोध गया में हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। तो बिहार में जो है सबसे पहले चाय बागानों की जो स्थापना की गई थी वो किशनगंज ज़िला में जो है ठाकुरगंज पड़ता है, किशनगंज ज़िला में ठाकुरगंज पड़ता है, वहीं पे हुई थी। और ये तो इसमें यही याद रखना था कहाँ पहली बार हुई थी, आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो ठाकुरगंज जो कि किशनगंज जिला में पड़ती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। सौर मतलब एक मिनट, यानी सौर शहर यानी सोलर प्लेट लगा के जो है वो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करेगी। तो इसके लिए जो है सांची जो मध्य प्रदेश का, सांची जो है मध्य कौन सा, अच्छा सांची जो है ये मध्य प्रदेश का, यहीं ये योजना मतलब इसको जो है यूनेस्को में भी शामिल किया गया। ये जो है पहला सौर शहर बन सकता है, और यहाँ पे पूरी व्यवस्था की जा रही है कि हर घर जो है सौर ऊर्जा का लगाया जा रहा है। तो वो कौन सा स्थान है, तो सांची जो है पहला सौर शहर बनेगा, याद रखिएगा, ये लेटेस्ट में भी आ सकती है आपको। अगला क्वेश्चन है कि पिसोडोनोफिस कलिंग नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई। तो मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका कि नाम जो है पिसोडोनोफिस कलिंग रखा गया। तो ये किस राज्य में मिला, ये मछली की एक नई प्रजाति मिली है जो कि सांप के टाइप का है, मतलब सांप जैसा लंबाई दिखता है। तो ये ओडिशा में ढूंढी गई। और अगर आप लोग उधर के साइड से हैं या उड़ीसा के बारे में जानते होंगे तो उड़ीसा का जो पुराना नाम था वो, प्राचीन नाम जो था वो पिसोडोनोफिस कलिंगी था, उसी के नाम पे जो इस मछली का नाम रखा गया, इस नई प्रजाति के मछली के नाम। तो ये ओडिशा में खोजी गई। अगला क्वेश्चन की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। पंचवर्ष हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और कब से कब तक थी, तो 51 से लेकर 56 के बीच थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था। तो जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये अमृतसर में हुआ था, और ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और किसके विरोध में हुई थी, तो एक एक्ट आया था जिसका नाम था रोलेक्ट अधिनियम या रोलेक्ट एक्ट। इसमें ये था कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ये जो सरकार है वो बस
शक के आधार पे जो है किसी को उठा सकती है, मतलब गिरफ्तार कर अंदर कर सकती है शक के आधार पर, और उसके खिलाफ आप न्यायालय में अपील भी नहीं कर सकते। इसी तरह का एक कानून थी और जिसके विरोध में किया गया था। और याद रखिएगा कि इसी के विरोध में पहली बार गांधी जी ने कोई नेशनल लेवल पे आंदोलन किया था, इसी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। ये भी सवाल कई बार पूछता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है। तो गणतांत्रिक होने का क्या वजह है, मतलब गणतांत्रिक होने का क्या मतलब है कि राजा जो हो वो जनता के द्वारा चुना गया हो, निर्वाचित हो। तो इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान है, इसलिए गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर जनता के द्वारा संसद चुना जाता है, फिर वो सरकार बनाती है। तो इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान है, इसलिए गणतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट रीअरेंज कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उनके मुख्यालय का चयन करें। अच्छा हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट भी है, कई सारे एग्जाम में अलग अलग पूछेगा, इसमें एक ही ऑप्शन में दे दिया है। तो संगठन और उनके मुख्यालय, और इसमें एक इस भी याद रख सकते हैं, तो उसको भी कोशिश कीजिएगा, संगठन का किस ईस्वी में कौन सी संगठन बनी थी। बाकी आपको मुख्यालय पता होना चाहिए। तो पहला है ILO क्या होता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका कहाँ है, तो ये वाशिंगटन में नहीं है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय पड़ता है आपका जेनेवा। तो ILO का जो है ये आपका जेनेवा में पड़ता है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसकी मुख्यालय पड़ता है। और IMF का जो देखिएगा, IMF का पेरिस नहीं है, बल्कि इसका जो IMF का पड़ता है वो आपका वाशिंगटन पड़ता है। IMF का उल्टा कर देगा, IMF का जो मुख्यालय वो वाशिंगटन है, और ILO का जो है वो जेनेवा है। और अगला क्वेश्चन है कि UNIDO की जो है ये आपका वियना में ही पड़ती है, ये सही है, जो कि इसका UNIDO की जो पूरा नाम होता है वो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन होता है, और इसका जो है वो वियना सही है। बाकी यूनेस्को का भी देखिए, तो यूनेस्को का जेनेवा नहीं है, बल्कि इनका यूनेस्को का जो है ये आपका पेरिस है, फ्रांस जो है। यूनेस्को का कहाँ है, पेरिस है, और ये सही दिया गया है आपको कि UNIDO का जो मुख्यालय वो वियना है। बाकी ILO का जो है वो कहाँ है, जेनेवा है। और IMF का कहाँ है, तो वो आपका वाशिंगटन है, और फिर यूनेस्को का जो वो पेरिस है। तो चारों को याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो जानते हैं कि सूरत अधिवेशन जो है जिसमें कि कांग्रेस जो है वो 2 दल में बट गया, एक नरम दल एक गरम दल। तो कौन सी ईस्वी में हुई थी सूरत अधिवेशन, तो 1907 में जो हुआ था सूरत अधिवेशन, उसी के दौरान 2 अवधि में बट गया था। और आगे चल के देखिएगा तो लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, तो फिर 2 दल मतलब मिल गए थे, वापस में मिल गए थे। वो कब हुआ था, तो 1916 में। ये भी पूछता है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो दोनों दल वापस में मिल गए थे। और अलग कब हुए थे, तो सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा से PSLV-C-17 द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT 12 प्रक्षेपित किया गया था। तो ये एक संचार उपग्रह था जो कि 2011-12 में की बात है, 11 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये तो इसमें भी बस इतना याद रखिए कि श्रीकोटा से जो है वो आपका GSAT 12 प्रक्षेपित किया गया, मतलब लॉन्च किया गया था, और ये एक संचार उपग्रह था। बस इतना सा याद रख लीजिए, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। तो धौलावीरा जो है ये गुजरात में ही पड़ती है, तो ये था। और एक आपका कौन सा पड़ता है, एक और लोथल भी जो है, जहाँ की बंदरगाह मिला है, वो भी आपका गुजरात में पड़ता है। तो ये 2 स्थल जो है धौलावीरा और लोथल, ये दोनों गुजरात के हैं। अगला क्वेश्चन 78 नंबर की डैश को 2002 में सभी गाँवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया। तो योजना वाला भी देख लीजिए,
कई सारे कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो कि अलग अलग सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। तो योजना वाला लिस्ट भी आप कर लीजिएगा इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इससे भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, 2018 वाला पेपर में आया था सर। तो 2002 में जो ये सभी गाँव में पेयजल की आपूर्ति ये सुजल धारा योजना के तहत था। ये इस योजना का नाम जो है वो सुजल धारा योजना था। तो आप इसको भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट्रॉन डैश है। तो फोर्ट्रॉन जो है ये क्या है? तो फोर्ट्रॉन जो है ना ये पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, कंप्यूटर की एक भाषा है। तो ये पहली उच्च स्तरीय की है, मतलब हायर लेवल का जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। तो अगला क्वेश्चन है कि जून 2019 में डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 30 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। तो 2019 में जो है डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ की विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। तो वो कौन थे? तो थे सोने मिलर उइबो, याद रखिएगा, सोने मिलर उइबो ये व्यक्ति का नाम था। इन्होंने ही जो है 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, बस थोड़े ही बचे हुए, टोटल 85 क्वेश्चन लिया गया था, जो कि आपके एग्जाम में लगभग 75 रहेगा। तो 5-10 बढ़ा के 85 क्वेश्चन लिया गया है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एवं सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो हस्तशिल्प, मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो था रोजगार के लिए जो है ना हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए जो लाई गई थी स्कीम। तो यही थी। अगला क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो याद रखिएगा पहली भारतीय महिला थी जिनको मतलब ये कला के क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म भूषण पहले मिला था और बाद में विभूषण मिला। तो ये कौन थी? तो सोनल मानसिंह थी। ये आप स्टैटिक का जब आप पढ़िएगा कि शास्त्रीय नृत्य, उसमें आपको बताया जाएगा कि पद्म विभूषण से सम्मानित पहली भारतीय महिला जो था, जो कि भरतनाट्यम से जो संबंधित थी, वो सोनल मानसिंह थी। अगला क्वेश्चन है कि शीतल पेय में फिश सनसाइट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या डाला जाता है? तो आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसमें क्या चीज़ डाला जाता है? तो कार्बनिक अम्ल होता है, कार्बनिक एसिड होती है। तो सही जवाब होगा कार्बनिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि ब्लड को जो है मतलब ब्लड को जो है सगर ले जाने का काम किसका होता है? तो प्लेटलेट्स का होता है, नहीं सॉरी हीमोग्लोबिन में ही जो है वो ऑक्सीजन मिल जाती है और उसकी वजह से सारे शरीर में पहुंचती है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। इंसुलेटर यानी जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाए। एक कंडक्टर होती है, एक इंसुलेटर होती है। तो रबर से तो नहीं होगी, एक मिनट, रबर से तो नहीं होगी, हीरा से भी नहीं होगी क्योंकि वो धातु है, और मानव शरीर से तो हो जाएगी, कांच से भी नहीं होगी। तो मानव शरीर जो है एक इंसुलेटर नहीं बल्कि कंडक्टर है। तो ये था आज का 85 क्वेश्चन। बाकी अदर क्लास भी अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात है, वरना तो उन्हें भी करने का कोशिश कीजिएगा। और कैसा लगा क्लास फीडबैक दे सकते हैं आप लोग, ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद।